ये जो वेव फ्रंट एक के बाद एक बनते जाते हैं, इन वेव फ्रंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इन वेव फ्रंट्स के ऊपर मौजूद हर पॉइंट जो है वो पॉइंट भी एक सोर्स की तरह बिहेव करता है और दैट सोर्स इज नोन एज अ सेकेंडरी वेवलेट। अगर हम लोग एक ही पॉइंट के ऊपर उन वाली वेव्स को लाके एक पॉइंट के ऊपर आके सुपरपोज करते हैं, या ऐसा बोलिए कि वो वेव्स आके उस पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, तो इन दैट केस क्या होता है, इन तीनों कंडीशंस को अगर फुलफिल करते हैं तो हम लोग YDSE को सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाते। हमने ऐसे सवाल कोई क्लास के अंदर किए हुए हैं जिसके अंदर ये वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आप लोगों को मिल गया होगा। ये पोलराइजेशन का प्रोसेस है। पोलराइजेशन करने का क्या तरीका है? रिफ्लेक्शन वाला तरीका है, जिसमें हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ की बात करते हैं, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा के बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज की इस रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं वेव ऑप्टिक्स नाम का टॉपिक। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे उसको देखना है, आइए उसको रैपिडली एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो बात आती है वो हाइगन की वेव थ्योरी की आती है, और जब हम हाइगन की वेव थ्योरी की चर्चा करते हैं तो हमें वेवलेट्स की कहानी, वेव फ्रंट की कहानी और ये सारी कहानी याद आती है, क्योंकि हाइगन ने वेव थ्योरी को सपोर्ट किया था और साथ में इन्होंने एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और इसी के साथ में जो हमारा स्नेल्स लॉ है म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर, इन दोनों ही लॉज को बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री प्रूव किया था। ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स आप लोगों के काम के नहीं है, पर आपको हाइगन्स की जो वेव थ्योरी है वो आपको पता होनी चाहिए। और हाइगन थ्योरी के अंदर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था कि हर एक सोर्स ऑफ लाइट जो है वो लाइट को एक पर्टिकुलर एक टाइप के अंदर ही आगे की तरफ प्रोपेगेट करता है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट सोर्स है तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाएगा, और उन वेव फ्रंट्स के ऊपर लाए करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट सेम फेज के अंदर वाइब्रेट करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूंगा तो उन सभी पॉइंट्स की जो लोकस होगी वो आप लोगों के पास में एक वेव फ्रंट को जनरेट करेगा। ठीक है, यही बात बताई थी। और फिर ये वाली बात बोली थी कि पॉइंट सोर्स है तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, और एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट से तीसरा वेव फ्रंट बनता जाता है। ये जो वेव फ्रंट एक के बाद एक बनते जाते हैं, इन वेव फ्रंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इन वेव फ्रंट्स के ऊपर मौजूद हर पॉइंट जो है वो पॉइंट भी एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, और दैट सोर्स इज नोन एज अ सेकेंडरी वेवलेट। तो हमने बात की थी हाइगन की वेव थ्योरी में वेव फ्रंट की, और वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद होता है एक सेकेंडरी वेवलेट, और क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट खुद एक सोर्स होता है तो ये खुद अपने वेव फ्रंट जनरेट करता है, और उन सभी वेव फ्रंट्स की जब मैं आउटर बाउंड्री को मिला लेता हूं तो मेरे को नेक्स्ट वेव फ्रंट मेन सोर्स का मिल जाता है, और इस तरह से हम लोग एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पर जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक तरीका है वेव फ्रंट टू वेव फ्रंट मूव करने का। इन्होंने 3 तरह के वेव फ्रंट बनाए, जिसमें कि एक तो था आपका प्लेनर वेव फ्रंट, दूसरा हो गया आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स के लिए, और तीसरा हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपके लाइन सोर्स के लिए। ठीक है, तो लाइन सोर्स, जैसे मैं एक लाइन सोर्स हूं तो मेरे चारों तरफ इस तरह से घूमना पड़ेगा किसी चीज को अगर कवर करना है। तो पॉइंट है तो पॉइंट सोर्स को कवर करने के लिए हमें मटका लाना पड़ेगा, फुटबॉल से कवर करोगे स्फीयर होता है। और वहीं अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही है, यानी कि सोर्स आपका इन्फिनिटी पर मौजूद है, तो आपको प्लेन बनाने पड़ेंगे। जैसे दरवाजा इज अ प्लेन और रेज जो है वो ऐसे आ रही है, इधर की दीवार इज अ प्लेन और रेज जो है वो ऐसे आ रही है। तो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट अ प्लेनर वेव फ्रंट। तो सबके लिए हम लोगों ने इक्वेशन भी लिख रखी है, इस बात को जानते हुए कि आई की प्रोपोर्शनैलिटी ए स्क्वायर या एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है आई जो है ना, प्रोपोर्शनैलिटी। इस कारण से हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ से इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो इक्वेशन आप लोग वेव की पढ़ते हो दैट इक्वेशन इज बेसिकली फॉर अ प्लेनर वेव फ्रंट, जो एक जनरल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको यहाँ पर ए देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं जब हम लोग स्फेरिकल सोर्स के पास में जाते हैं तो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर तो होता ही है, पर साथ में क्या होता है ना कि आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी होता है। ये ए क्या है? ये तो एम्पलीट्यूड है, और क्योंकि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया तो एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो इस चक्कर में स्फेरिकल वेवफ्रंट में एरिया क्योंकि हम 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं तो हमारे पास एम्पलीट्यूड बाय आर वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की टर्म जो है वो यहाँ पर निकल के आती है, जिस बात को हमें ध्यान रखना है स्फेरिकल वेव के लिए। और वहीं जब हम लोग सिलेंड्रिकल वेव के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें ए अपॉन रूट आर वाली टर्म जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट सी डैश, ये कांस्टेंट सी, और यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या मिल गया? ए। तो प्लेनर वेव फ्रंट की इक्वेशन असल में हम लोग लिख रहे होते हैं, रियलिटी तो यही है। तो ये एक स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव है, ये एक सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव है, और ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए वेव फ्रंट हम लोग जो बना सकते हैं। तो इन सब चीजों की जो निचोड़ था वो था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने हमको क्या बताया?
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने हमको ये बताया कि जितनी भी वेव्स हैं, अगर हम लोग एक ही पॉइंट के ऊपर उन वाली वेव्स को लाके एक पॉइंट के ऊपर आके सुपरपोज करते हैं, या ऐसा बोलिए कि वो वेव्स आके उस पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, तो इन दैट केस क्या होता है, हमें एक नई वेव जो मिलती है, दैट वेव इज अ सुपरपोजिशन ऑफ बोथ द वेव्स एंड दैट वेव हैज इट्स मैक्सिमास एंड मिनिमास, है ना। उसका मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है, डिपेंड करता है क्या फेज डिफरेंस उनके बीच में रहा था, उसके हिसाब से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को डिफाइन कर देते हैं। तो सुपरपोजिशन जो कराते हैं वो कोहेरेंट वेव्स का कराना होता है या कोहेरेंट सोर्सेज का कराना होता है, जिनसे आपकी कोहेरेंट वेव्स जनरेट हुई हैं। अब ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, ऐसे सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है, उनको हम लोगों ने कोहेरेंट नाम दिया। तो लेट द टू वेव्स अराइज एट सम पॉइंट ओ, किसी पॉइंट ओ के ऊपर आपकी दो वेव्स आ रही हैं साइमल्टेनियसली, दोनों की इक्वेशन y1 y2 दे रखी है, देखो a sin ओमेगा t प्लस y, a2 sin ओमेगा t प्लस y, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस है y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं वो हमेशा क्या लिखते हैं, a नेट साइन ऑफ फेज ऑफ a1 प्लस अल्फा। a1 का फेज इसलिए लिया जाता है क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि a1 हमेशा जीरो पे हो। तो अगर मान लेते हैं a1 आपका जीरो पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे जो आपका a नेट आया है उससे आपका सीधे एंगल क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा आ जाएगा। पर अगर मान लेते हैं कि a1 जो है वो एक्स एक्सिस पे है ही नहीं, और a1 ऑलरेडी मान लेते हैं कि 30 डिग्री आगे था, इधर था a1 तो, और a नेट अगर आपका यहां पर आया है तो आप डायरेक्टली ये वाला एंगल मेजर करते हो, फिर ये एंगल थोड़ी ना मेजर किया जाता है, क्योंकि आप ये वाला जब आंसर देते हो तो इस आंसर के अंदर जो मेजरेबल एंगल होता है वो ये वाला होता है। हमेशा एक्स एक्सिस से आपको नेट एंगल लिखना होता है, ना कि a1 से। a1 अगर एक्स एक्सिस पे आ गया तो सीधे अल्फा जो है वही आंसर है, पर अगर a1 एक्स एक्सिस पे नहीं है, ऑलरेडी शिफ्टेड है, तो इन दैट केस एक्स एक्सिस से एंगल नापना होता है, यानी अल्फा के अंदर a1 का फेज भी जुड़ना होता है। ये बात को ध्यान रखा जाए। तो ये अगर अल्फा है और ये आपका किसका फेज है, a1 का, तो a1 का फेज प्लस अल्फा हमेशा आपका फाइनल आंसर होता है। इस बात का ध्यान रखें। a नेट की वैल्यू आपको लिखनी आती है, जैसे वेक्टर में लिख लेते हैं कुछ उसी तरह, क्योंकि i प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, तो आपके i का एक्सप्रेशन जो है वो आ जाता है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई, और उसमें भी अगर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालें तो एक बार cos फाई की वैल्यू +1, एक बार cos फाई की वैल्यू -1, तो ये हो जाता है रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अगर इसी के अंदर मान लेते हैं कि इंटेंसिटीज अगर सेम हो जाए, तो इन दैट केस आप लोग जब i लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 4i0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। ये सब बातें इंटरफेरेंस की। इसमें जब हम लोग मैक्सिमा के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमा जो होता है वो आता है आपका डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा पे सुपरपोज करने पर, और वहीं जब हम लोग मिनिमा की बातें करते हैं तो मिनिमा हमें मिलता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2 पे, ठीक है। ये वो कंडीशंस हैं जिनके ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं, क्योंकि वेव जो है वो वेव नेचर के कारण, मतलब लाइट के वेव नेचर के कारण हमें कहीं मैक्सिमा और कहीं मिनिमा मिलता है। पार्टिकल नेचर की यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। तो मैक्सिमा की कंडीशन डेल्टा एक्स इज एन लेमडा, मिनिमा की कंडीशन 2n-1 लेमडा बाय 2, ठीक है। पाथ और फेज डिफरेंस का रिलेशन डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स, ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें, ठीक है। YDSE के अंदर घुसते हैं, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज जो है वो बनाए गए, और ये कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाए गए, बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का डिवीजन किया, कोहेरेंट सोर्सेज बनाए, और उन कोहेरेंट सोर्सेज को देखा कि जब इन कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट निकल रही थी तो ये खुद अपने आप में सोर्सेज थे, है ना, इसीलिए दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेज बने। एंड बिकॉज दीज टू आर सोर्सेज देमसेल्व्स, इसीलिए इनकी जो लाइट जिस भी पॉइंट के ऊपर जा रही थी उस पॉइंट के ऊपर हमें देखना था कि किस तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है, वेदर इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग ओ पॉइंट के ऊपर देखें तो इनका पार्ट डिफरेंस 0 है, और क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लेमडा वाली कंडीशन, एन की वैल्यू 0 तो डेल्टा एक्स भी 0, तो ये वो पोजीशन है जहां सेंट्रल मैक्सिमा है। पी की डिस्टेंस हम लोगों ने वाई ले लिया। जो कंसिडरेशन हम लोग मान के चलते हैं उसके अंदर एक होता है कि थीटा आपका बहुत छोटा है, तो रेज जो है वो करीब करीब पैरेलल हो जाती है। ऐसे ही जो छोटा डी है इट इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, तो ये कैपिटल डी और ये छोटा डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। तो ये जो बड़ा डी आप लोग देख रहे हो इसकी वैल्यू छोटे डी से बहुत बड़ी है, तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि आपकी जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है, इसका मतलब रेज आर पैरेलल, ठीक है। और एक और कंडीशन होती है लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन छोटा डी।
इन तीनों कंडीशंस को अगर फुलफिल करते हैं तो हम लोग YDSE को सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाते। हमने ऐसे सवाल कोई क्लास के अंदर किए हुए हैं जिसके अंदर ये वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, क्लास में अगर पढ़े हो तो ऐसे सवाल करवा रखे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये जो परपेंडिकुलर है इसके बाद में हमने देखा ये पार्ट डिफरेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है d साइन थीटा। इस d साइन थीटा की वैल्यू अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, S2p माइनस S1p, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि S2p ज्यादा चला और इसकी वैल्यू आ गई d साइन थीटा, और क्योंकि थीटा छोटा है तो इसी की वैल्यू को हम लोग d टेन थीटा भी बोल सकते हैं, और d साइन थीटा टेन थीटा क्योंकि बराबर है तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी y डिवाइडेड बाय कैपिटल D, और हमारे पास में क्या आ जाएगा dy बाय d। अब जब ये वाला पार्ट डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा इज इक्वल टू छोटा dy बाय d, तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। किसकी कंडीशन हो गई, मैक्सिमा की। और यही जब डेल्टा x का वैल्यू 2n माइनस वन लैम्डा बाय 2 की वैल्यू dy बाय d के बराबर होगी तो हमें मिनिमा मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इंटरफेरेंस को समझ सकते हैं, YDSE को समझ सकते हैं, वेरी इजी। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर डेल्टा x क्या है, 0, क्योंकि सबके मैक्सिमा बन रहे हैं। तो इसका जो हम लोग इंटेंसिटी वाला जो ग्राफ भी देखते हैं वो ऐसा ही होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, और जितने भी मैक्सिमा बनते हैं दे आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है कोहेरेंट सोर्सेस है, तो इसीलिए ये वाली जो इंटेंसिटी है इसे हम लोग 4I0 के बराबर लिख सकते हैं, ये मानते हुए कि दोनों सोर्सेस की जो इंटेंसिटी है वो I है, और इसीलिए आंसर जो है वो कितना आ गया है 4I0 के बराबर। ठीक है, सिंपल सिंपल सच्ची सच्ची बातें। ब्राइट फ्रिंजेस ये आ गया d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, जो अभी बताया। y की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और वहीं अगर आप लोगों को क्या निकालना है, डार्क फ्रिंजेस निकालनी है, तो ये आ गया y की वैल्यू 2n माइनस वन लैम्डा d बाई 2d। ठीक है, ये वाली वैल्यूज को पुट करो, मिनिमम मतलब I की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ मतलब दो ब्राइट या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी जो कंसेक्यूटिव है, यानी फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच की डिस्टेंस, फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बीच की डिफरेंस है ना, उसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है d लैम्डा बाई d, है ना। और क्योंकि ये लैम्डा पे डिपेंड करती है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि रेड लाइट की जो बीटा है वो ज्यादा होगी वायलेट से। इसी प्रकार से क्योंकि हम जानते हैं कि लैम्डा रेड जो है वो वायलेट से ज्यादा होता है, अगर इसको हम लोग मीडियम में ले जाते हैं तो बीटा डैश जो है वो बीटा बाय म्यू हो जाता है, ये भी याद रखें। मीडियम में अगर पूरे YDSE को कर दिया, और इससे हमें ये पता लगता है कि इन अ सर्टेन फील्ड ऑफ व्यू ऑन द स्क्रीन इफ m1 फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 इज यूज्ड, मतलब मान लो एक मैंने बायक्रोमेटिक लाइट ले ली, तो इन केस ऑफ अ बायक्रोमेटिक लाइट आप लोगों को क्या याद रखना है कि उन दोनों का इंटरफेरेंस किस पॉइंट पर सेम हो रहा है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि कोइंसाइड करनी चाहिए। इन दैट केस हम बोलते हैं कि n1 लैम्डा 1 की वैल्यू n2 लैम्डा 2 के बराबर होती है कोइंसाइड करवाने के लिए इस कंडीशन को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो n1 किसी लैम्डा 1 वेवलेंथ के लिए, n2 किसी लैम्डा 2 वाली वेवलेंथ के लिए। ठीक है ना, लीनियर पोजीशन y की वैल्यू बताई दी है आप लोगों को, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकाल दिया भाई, छोटा मतलब लैम्डा बाय छोटा d, इस वैल्यू को याद रखेंगे। इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डेल्टा थीटा बाय म्यू हो जाता है। ठीक है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमा के लिए आप लोग जो n निकालेंगे उसको आप लोग बीटा से डिवाइड कर देना, मतलब बीटा से आप लोग जो वैल्यू निकालते हो, मान ले अपन ने y की जो वैल्यू है वो मान लो 5 मीटर आ गई, और जो तुम्हारी बीटा थी ना वो थी मान लेते हैं आपके पास में 10 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, 5 मीटर से बीटा को डिवाइड कर देना है, तो आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस डायरेक्टली मिल जाती हैं। तो इनके फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग का खेल है कि उसी समय सॉल्व कर लो। ठीक है, फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला, यानी कितनी प्यारी आपको फ्रिंजेस दिख रही हैं, उसके लिए मैक्सिमा और मिनिमम में बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए तो आपको मजा आता है। तो इन दैट केस उसका फॉर्मूला, इसको कई बार बीटा से या फिर डी से या एफ वी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। आई मैक्स की वैल्यू आई मिनिमम की वैल्यू आप लोग जानते हैं, तो इस फॉर्मूले को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अगर कोई आई एवरेज की वैल्यू पूछता है तो आई एवरेज की वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते हैं, आई एवरेज होता है बेटा आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बाई 2, जिसकी वैल्यू i1 प्लस i2 के हिसाब से ही आती है। तो इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब तो अपन जानते ही हैं। मिसिंग वेवलेंथ के बारे में बता रखा है, इसकी आपको जरूरत नहीं है ना।
मिसिंग वेवलेंथ अगर आप चाहो भी तो आप इसको याद रख लो, कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। तो मिसिंग वेवलेंथ की वैल्यू होती है d²/2n-1 * d, क्योंकि मिनिमा वाली कंडीशंस की बात चल रही होती है इसीलिए। तो आप क्या d² d²/3d ये सारी वैल्यूज जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस की जब बात आती है तो फ्रिंजेस डिस्प्लेस क्यों होती है? फ्रिंजेस इसीलिए डिस्प्लेस होती हैं कि हमारे पास में हमने स्लिट के आगे बेसिकली कोई मान लेते हैं कि एक पतली सी फिल्म यूज कर ली है जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और टी उसकी थिकनेस है। तो इन दैट केस क्या होगा कि μ-1 * t का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके अंदर μ-1 * t का एक डेल्टा एक्स जो है वो ऐड हो जाता है और इस कारण से हमें सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो सेंटर पे ना मिलके कहीं और ऊपर शिफ्टेड पोजीशन के ऊपर मिलती है। तो अब यहां पर आपका डेल्टा एक्स जो है वो इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाली बात ध्यान रखें। तो ये वही बताया गया है कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस हुआ है उसकी वैल्यू किससे आती है? तो d/d * μ-1 * t या β/λ * μ-1 * t। अगर आपको देखना है कि कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं तो आप जितनी शिफ्ट है डिवाइडेड बाय बीटा कर दो तो आपको फिर से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है आपकी μ-1 * t/λ या μ-1 td/d। मैंने आपको क्लास के अंदर इसको लिखना भी सिखाया था कैसे लिखते हैं। मैक्सिमा के लिए आपको n लैम्डा की वैल्यू μ-1 * t के बराबर करनी है, मिनिमा के लिए 2n - 1 λ/2 की वैल्यू आपको μ-1 * t के बराबर करनी है। दो अगर डिफरेंट शीट्स लगा देंगे तो दोनों के पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। एक का मान लो μ1 है, एक का मान लो यहाँ एक और लगा दी तो उसका μ2, t मान लिया, ठीक है, t2 और इसका t1। तो इन दैट केस दोनों के पार्ट डिफरेंसेस को इक्वेट कर दो तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल गई है। डिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से हम लोग डिफ्रैक्शन की फ्रिंजेस जो है वो बनाते हैं। यहाँ स्क्रीन लेते हैं और सबसे चौड़ा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा ही होता है, ठीक है ना। इसी सेंट्रल मैक्सिमा की हम लोगों को सारी चीजें निकालनी होती हैं, विड्थ वगैरह जो आती है 2d λ/d, ये सब चीजें खैर निकाल रखी हैं, अभी देख लेंगे हम लोग इसको, है ना। तो इसकी कंडीशन क्या है भाई? a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो मिनिमा की कंडीशन है, और मैक्सिमा की कंडीशन है a sin थीटा इज 2n + 1 λ/2। तो थोड़ा सा उल्टा खेल है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना भाई। यहां पर हम लोगों ने एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रखा है, तो ये सिंगल स्लिट है, दिस इज द सिंगल स्लिट, परछाई वाले रीजन की बात चल रही है। और इसके आगे हम लोग एक लेंस लगा देते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालते हैं, क्योंकि इसमें जो पैटर्न बनता है ना उसमें सेंट्रल मैक्सिमा जो होती है वही आपकी चौड़ीएस्ट होती है, कुछ इस प्रकार, और उसके बाद में इंटेंसिटी आपकी कंटिन्यूअसली घटती जाती है कुछ इस प्रकार से, है ना। करीब करीब I0/22 हो जाती है पहली बार में ही, अगर इसको हम लोग I0 मान के चलते हैं तो ऐसा है। तो इसकी विड्थ हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली मिनिमा के लिए a sin थीटा को लैम्डा दिया तो आपका a y/d की वैल्यू लैम्डा हो गई और y हो गई लैम्डा d/a। और इसी कारण क्योंकि ये दोनों तरफ है, दोनों तरफ की मिनिमा की कैलकुलेशन कर लो और उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हो गई, विच इज 2d λ/d या 2d λ/a। इस बार विड्थ की चौड़ाई को हमने a लिया है, मतलब स्लिट की चौड़ाई को हम लोगों ने छोटा a लिया है। अगर लेंस लगा देंगे तो बड़े डी की वैल्यू आप लोग छोटा f या फोकल लेंथ के बराबर ले लेंगे, क्योंकि हम लोग लेंस से जो रेज निकल रही हैं उनको फोकस के ऊपर ही जाके गिराने के लिए लेंस के ऊपर रेज को पैरेलल गिराया जाता है आफ्टर दे पास थ्रू द सिंगल स्लिट, ठीक है। तो जो जहां कहां गिरेंगी वो फोकस पे गिरेंगी, और फोकस कहां रखना चाहिए आपको? स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। तो फ्रेजनल डिस्टेंस होती है a²/λ, है ना, इसकी जरूरत नहीं है पर ठीक है चलो लिखा हुआ है अपन लोग पढ़ लेते हैं। फिर आती है कहानी पोलराइजेशन की। तो पोलराइजेशन हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं। पोलराइजेशन में होता क्या है पहले मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ। तो पोलराइजेशन के अंदर हमारे पास में अनपोलराइज लाइट होती है, और ये जो अनपोलराइज लाइट है इसमें वाइब्रेशन सभी डायरेक्शंस के अंदर होते हैं। इस अनपोलराइज लाइट के आगे हम लोग एक पोलराइजर जो है वो लगा देते हैं, और जब ये वाली लाइट इस पोलराइजर से पास होती है तो ऐसा मान लेते हैं कि इसकी इंटेंसिटी I0 है। When this light passes through this polarizer, जो निकोल प्रिज्म वगैरह का हम लोग बनाते हैं, तो हमें जो लाइट मिलती है दैट लाइन इज प्लेन पोलराइज्ड।
पोलराइज लाइट जो है वो आप लोगों को मिल चुकी है, ये वाली बात ध्यान रखें। और मेलस लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा, है ना, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपकी जो इंटेंसिटी है वो पोलराइजर से पास होते ही एवरेज इंटेंसिटी बचती है, जिसकी वैल्यू आती है 1/2। तो यहाँ आपकी इंटेंसिटी सीधे I0/2 हो जाती है ना। पर लाइट आप लोगों की पीपीएल हो चुकी है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट, और ये क्या थी, अनपोलराइज लाइट यानी कि यूपीएल। ठीक है, एंट्री हुई, पीपीएल बनी। अब अगर हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कन्फाइन करना, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो निकाल ही दिया, अब बचा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में एक एनालाइजर लगाते हैं, होता पोलराइजर ही है, बस उसका नाम एनालाइजर है। और एनालाइजर और पोलराइजर की एक्सिस के अंदर जो यहां पर आप लोगों को एंगल दिख रहा है, दैट एंगल थीटा, उसके हिसाब से अब हम लोग इसकी इंटेंसिटी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां जो आपकी अब बचेगी लाइट, वो टेढ़ी बचेगी ऐसे कुछ इस प्रकार से। और अब ये जो आप लोगों की लाइट बची है, इसी लाइट की अगर मैं चर्चा करूं, तो इस वाली लाइट से हम लोग क्या बोलते हैं, अब यहां लगेगा क्या, I इक्वल्स टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ये हमेशा I0/2 होगा, ये वाली बात एकदम पक्की है। ये आपने कन्फाइंड लाइट जो है वो बना दिया। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन का प्रोसेस है। पोलराइजेशन करने का क्या तरीका है, रिफ्लेक्शन वाला तरीका है, जिसमें हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ की बात करते हैं, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा के बारे में बात करते हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एकदम प्लेन पोलराइज्ड है। ठीक है, ये प्लेन पोलराइज्ड, ये वाला वाइब्रेशन है इसके अंदर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर वाला वाइब्रेशन है। और वहीं जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है, ये पार्शियली पोलराइज होती है। ठीक है ना, दिस इज पार्शियली पोलराइज रिफ्रैक्टेड लाइट। तो इस वाले लॉ को हम ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं, जिसमें पता लगता है कि अगर हम लोग लाइट को थीटा पी के ऊपर गिराते हैं, विच इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इस एंगल के ऊपर अगर गिराते हैं, तो हमारे को रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल 90 डिग्री का मिलता है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इन दैट केस हमें क्या पता लगता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। वो कंडीशन है tan थीटा बराबर म्यू वाली। ठीक है, ये बात ध्यान रखें सभी लोग, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। ये मेलस लॉ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने आपको वैसे ही करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना भाई, मेलस लॉ और बता रखा है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है मेलस लॉ को। वाईडीएसई के स्पेशल केसेस बता रखे हैं, जब सोर्स इनफाइनाइट पे और लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली। तो लाइट अगर मान लो ऑब्लिक इंसिडेंस हो गया वाईडीएसई में, मतलब ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब कुछ ऐसे आके गिर गई लाइट, तो इस केस के अंदर क्या होगा, तो यहां पर भी एक पार्ट डिफरेंस ऐड हो जाता है, जो आप लोग आराम से वापस से किससे निकाल सकते हो, डी साइन थीटा से निकाल सकते हो। तो उसके बाद में अगर आपको कोई बोले कि मैं तो सेंट्रल मैक्सिमा चाहता हूं इधर, है ना, तो अब आपको पता है कि यहां से ही ये वाली वेव ज्यादा चल के आई है ना भाई, यहाँ वाले तो बराबर है, यहाँ से ही ज्यादा चल के आई है, तो उसके हिसाब से आप लोग इस वाली वेव को ज्यादा कम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में ऑब्लिक इंसिडेंस का केस। ऑब्लिक इंसिडेंस को ही दोबारा से यहाँ पर समझाया गया, ऑब्लिकली बिलो द एक्सिस। ठीक है, ऑब्वियस है शिफ्टिंग तो होगी। फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स, थिन फिल्म में जो आपको कलर बनते हैं, तो थिन फिल्म जो पानी की बनती है उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर ये होता है कि अगर मान लो तेल की लेयर एक ऊपर तैर रही है, तो उसमें जो वेव है वो आई, एक वेव तो ऐसी थी जो ऊपर से ही रिफ्लेक्ट होके चली गई, और एक वेव ऐसी थी जो पूरी नीचे तक गई और नीचे से रिफ्लेक्ट होके आई। जो नीचे से रिफ्लेक्ट होके आई वो म्यूटी ज्यादा चली, है ना, और ये कितना चली, ये चली ही नहीं एक्स्ट्रा। तो इसके साथ जो हुआ वो क्या हुआ, टी और टी 2 म्यूटी हो गया, है ना, ये कंडीशन होती है। एक तरफ टी चली, दोनों तरफ तो म्यूटी चली ना, मतलब 2t चली। तो कोई भी रे अगर टी चले हवा में, मतलब टी चले किसी भी, अगर हम कंडीशन बताते हैं तो हम यही बताते हैं ना कि भाई कोई भी रे है अगर आपके पास में, और वो टी चले किसी मीडियम में और म्यूटी चले हवा में, तो बराबर ही होता है ना। तो हवा के बराबर हम लोग करने के लिए इसको म्यूटी चलाते हैं, और ऐसे में हमारे पास में जो पार्ट डिफरेंस आता है वो आता है 2 म्यूटी कॉस आर का, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा ऑब्लिकली रे को गिराया है तो, है ना। तो पार्ट डिफरेंस 2 म्यूटी कॉस आर, अगर ऊपर वाली रे का रिफ्लेक्शन हो गया है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक λ/2 का भी वैल्यू इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि आपकी रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्ट होकर वापस गई है ना। रिफ्लेक्ट अगर होकर इस तरह से रह जाएगी तो उसमें λ/2 का पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ये λ/2 का पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया और हमारा काम यहाँ पर हो जाता है। क्लैरिटी है सभी लोगों को, है ना।
चलो, तो इसीलिए आप देख सकते हैं 2 म्यू टी कॉस आर के साथ में लैम्डा बाई 2 को भी इंक्लूड किया गया, इस बात का ध्यान रखें। तो जब मैक्सिमा आएगी तो इन दोनों को मिला के एन लैम्डा कर दो, तो जो कंडीशन असल में मिनिमा की होती थी ना इंटरफेरेंस में, वो यहाँ पर मैक्सिमा की हो जाती है। ठीक है ना बेटा। और ऐसे ही मिनिमा के लिए यहाँ 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 करोगे, लैम्डा बाई 2 को जब इधर ले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो डार्क फ्रिंजेस के लिए 2 म्यू टी की वैल्यू n लैम्डा आ रही है, और ब्राइट के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है। फिर हम जब ट्रांसमिटेड सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसके लिए 2 म्यू टी कॉस आर डायरेक्ट हो जाता है, उसके अंदर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू n लैम्डा मैक्सिमम है, और 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 मिनिमा के अंदर होता है। ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एप्लीकेबिलिटी की कंडीशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, इसीलिए इससे आप लोग चिल रह सकते हैं। ठीक है। ये वाली कंडीशन रिफ्लेक्टेड सिस्टम वाला भी आप लोगों को नहीं पढ़ना होता है, और इस प्रकार से वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट आप लोगों का यहाँ पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।